तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, है ना। मैंने आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया था रदरफोर्ड का। साथ साथ हम लोगों ने ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर लिए थे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में से, उसके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस में से, या फिर बात कर लें हम रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स में से। देखो, दो मैंने आपको उसके ड्रॉबैक बताए थे, जिसमें से एक ड्रॉबैक मैंने आपको बोल दिया था कि अभी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कि सेकंड ड्रॉबैक मैंने लिखा था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान है आपको, सेकंड ड्रॉबैक जो मैंने लिखा था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट थिंग तो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो उसको शुरू करने से पहले, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये सारी चीजें, उसको शुरू करने से पहले हमें पहले एक वेव्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक रहेगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी वेव के बारे में सुना है? ज्यादा नहीं पढ़ा हो, नाम ही सुना होगा। वेव जैसा कुछ होता है इस दुनिया में, है ना, इस ब्रह्मांड में। अगर मैं आपसे पूछूं वेव मतलब क्या, बताएंगे आप मेरे को? वेव मतलब क्या? समझ में नहीं आया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज अ टाइप ऑफ वेव। तो मैं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछा जाए वेव, तो वेव क्या? अच्छा, सिंपली यू कैन से, अब सुनना ध्यान से 5 मिनट। सिंपली यू कैन से कि वेव इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, या ऑसिलेशन छोड़ो ना, टाइप ऑफ ऑसिलेशन। आपने ऑसिलेशन तो सुना है, अच्छे से जानते हो क्या होता है? ऑसिलेशन तो सुना है। सुनना मेरी बात ध्यान से, व्हाट आई वांट टू से। वेव मतलब एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। वेव का मतलब क्या? एनर्जी का एक जगह से, रेडिएशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या प्रोपोगेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। मैंने कुछ बोला, मैंने बोला ए भाई, ऐसे बोला ए भाई। मैंने बोला ए, वो ए मेरे मुंह से निकला। मुंह से निकलने के बाद उसको एयर के पार्टिकल्स मिले, एयर के पार्टिकल्स के साथ उसने टक्कर की और अपनी एनर्जी ट्रांसफर की एयर के पार्टिकल्स को। फिर फर्दर इस तरह से ट्रांसफर होता हुआ थ्रू दी ऑसिलेशन वो आपके कानों तक पहुंचा। उसको हम कहते हैं साउंड वेव। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसको हम लोग क्या कहते हैं? साउंड वेव, ठीक है। जैसे समझो, मैंने एक रस्सी छिटकी इस तरह से रस्सी छिटकी। आप वहां खड़े थे उस कॉर्नर पे, मैंने इस तरह से एक रस्सी छिटकी, तो वो जो रस्सी में इस तरह का मोशन हुआ, वो भी क्या है? वेव। बात समझ में आ रही है? वो भी क्या है? वेव। जैसे पानी में पत्थर मारा तो पानी छिटक गया, इधर उधर हो गया, पानी में भी क्या बन गई? वेव। आर यू गेटिंग? इतने सब वेव है, सब क्या है? वेव। पर इन सब में एक खास बात है कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो मीडियम के हो रहे हैं। जैसे मेरी एनर्जी को मैंने रस्सी को ट्रांसफर किया, तो तुम तक किसने पहुंचाया? उस रस्सी ने, थ्रू अ मीडियम वो तुम तक पहुंची। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? थ्रू अ मीडियम वो तुम तक पहुंची, ठीक है। जैसे मैंने पानी में पत्थर मारा, तो पानी में पत्थर मारने पर भी वेव प्रोड्यूस हुई। वो वेव आपने देखी और वो वेव थी किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो वहां मीडियम। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आज तक हम लोग जो वेव्स पढ़ते आए ना, वो कुछ इस तरह की वेव्स थी जिनमें ऑसिलेशंस जो हो रहे थे, वाइब्रेशंस जो हो रहे थे, वो मीडियम के हो रहे थे। किसके हो रहे थे? मीडियम के। समझ में आती है मेरी बात? आज तक जो हम पढ़ते आए उनमें वाइब्रेशन मीडियम के हो रहे थे। लेकिन हम लोग जानते हैं अच्छे से कि सनलाइट बहुत दूर से यहां पहुंच रही है। क्या बीच में कोई मीडियम है? मतलब ऐसा माना जाता था एक टाइम पे, अगर तुम हिस्ट्री में जाओ ना, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो ऐसा माना जाता था कि वेव को
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। और वो मीडियम एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। आपने साउंड में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। वेव मेनली कहते थे दो तरह की होती है, वाइब्रेशंस मीडियम के होते हैं, ऐसा कहा जाता था। दो तरह की होती है, फिर कौन कौन सी? अगर वाइब्रेशन इस तरह से हो रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, वाइब्रेशन इस तरह से हो रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव। बात समझ में आ रही है? पर हम लोगों ने लाइट के बारे में सोचना शुरू किया उसके बाद, और सबको ये ध्यान आया कि यार लाइट तो वैक्यूम से आ रही है। सन से अर्थ पे जब लाइट आ रही है तो बीच में क्या है? बीच में वैक्यूम ही तो है। तो लाइट वैक्यूम से होके आ रही है, तो यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब तरह की वेव है। हाँ, ये तो बिना किसी मीडियम के यहाँ पहुंच रही है, ये तो बिना किसी मीडियम के यहाँ पहुंच रही है, तो ये कैसे हो रहा है? फिर एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बहुत मेहनत की, मैं कहूँगा बहुत मेहनत की। अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सबका हम नाम सुनते हैं, मतलब अंडररेटेड साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, है ना। अगर आप ढूंढने निकलोगे तो उनमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भी है। तुम 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ तुम जानोगे कि मैक्सवेल ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बताई थी। 12th की फिजिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे तुम। तो मैंने कहा कि वहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसी वेव्स आ रही हैं जिनको प्रोपोगेशन करने के लिए, ऑसिलेशंस करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं। उन वेव्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं EMW से। किससे लिख देते हैं भाई? EMW से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए फर्स्ट चीज मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कि सन से यहाँ तक लाइट आ रही है, बिना किसी मीडियम के आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। दैट मीन्स कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ अपने आप को लेके कि अभी आपने केवल वेव्स के बारे में पढ़ा है, और आप कौन सी वेव्स को जानते हो? मैकेनिकल वेव्स को। साउंड वेव हो गई आपकी, ठीक है, रस्सी में बनने वाली वो वेव हो गई, पानी में बनने वाली वो वेव हो गई, ठीक है। ये सारी वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव, विच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट। चाहिए उनको मीडियम चाहिए जाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी थी जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बार बार कह रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना अपने अच्छे से। तो सर सवाल ये उठता है कि ऑसिलेशन कहाँ है? फिर आपने कहा वेव मतलब ऑसिलेशन। अब जब मीडियम नहीं है तो ऑसिलेशन नहीं है। भाई मैं बोल रहा हूं तो ऑसिलेशंस होंगे ना एयर के पार्टिकल्स में, तब वहां तक ऑसिलेशंस के थ्रू, मीडियम के ऑसिलेशंस के थ्रू तुम तक वो एनर्जी पहुंच जाएगी। लेकिन सर अगर ऑसिलेशन ही नहीं है तो प्रोपोगेशन कैसे है? तो सर ऑसिलेशन तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ऑसिलेशन होने चाहिए। और फिर ये बताया गया कि इन वेव्स में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं। किसके होते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। बात समझ में आ रही है मेरी? इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा गया, ठीक है। ऐसा बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। मेरा मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझना। ऑसिलेशन होते हैं किसके? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के किस तरह से होते हैं? ध्यान से सुनना कि मान लो ये वेव चल रही है मस्त एकदम, है ना, धीमे धीमे इस डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं वेव हूं, मैं चल रही हूं, ठीक है, बढ़िया। अब मुझमें दो तरह के वाइब्रेशन होंगे। कौन कौन से? ध्यान से देखना। एक वाइब्रेशन जो कि प्रोपोगेशन के, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, देख पा रहे हो तुम, ठीक है, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। एक वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड के होंगे जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। मैं इस तरह से चल रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये रहा। और एक मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा जो कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब तुम्हारी तरह, मतलब कुछ इस तरह से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो, क्या आप एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन है, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है।
इस तरह की वेव्स को, जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, बोलो है या नहीं? बोलो भाई, है या नहीं? और साथ साथ, ध्यान से, साथ साथ ये दोनों फील्ड प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो। हाँ, मतलब समझो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, साथ में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये वाली है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, देखना है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो क्या ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ साथ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है? हाँ, देख लो, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, देख लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और ये आपका कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर। इस तरह की अजीबोगरीब सी वेव को, जिनको रिक्वायर्ड की जरूरत, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपोगेशन के लिए, जिनमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, प्रोपोगेशन के लिए, और कमाल की बात, वो वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ में वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। इन अजीबोगरीब तरह की वेव्स को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, हाँ वही थे जिन्होंने रदरफोर्ड को गलत प्रूव किया था अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के वजह से। नाम क्या था उनका? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने बताया सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब केवल लाइट नहीं है, लाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम देखते हैं अपने आसपास, लेकिन केवल लाइट नहीं है, बाहर से आने वाली, वैक्यूम से आने वाली कॉस्मिक रेज इसका एग्जांपल। आप लोग रेडियो सुनते हैं? रेडियो सुनते हैं आप लोग? सब सुनते होंगे। FM, हम FM 92.6 से बोल रहे हैं, सुना होगा सबने। उन रेडियो में, रेडियो से निकलने वाली वेव, जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे मैं बात करूं, एक्स रेज नाम सुना होगा आपने, गामा रेज मोबाइल फोन वगैरह से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। समझाया था ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, जो अपने आप से रिएक्शन करके कुछ रेडिएशंस निकालते रहते हैं, ठीक है। इन सब में पाए जाने वाली रेज, सन से भी कई तरह की रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन की रेज आती हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा बहुत कि क्या होती है वो रेज, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसा वेव्स का टाइप था जो कि किसके अंदर आ रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। हाँ, हम समझते लाइट का एग्जांपल लेके, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतेरी है, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। तो हेडिंग लगाई आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें थोड़ा सा हम नोट करते हैं, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? द रेडिएशन, द लिखेंगे साथ में, रेडिएशन consist electrical and मैग्नेटिक फील्ड। देखो, एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आना जायज है, अब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो जायज है, आना चाहिए। सवाल क्या कि सर इन वेव्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज हो, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? चार्ज की वजह से तो प्रोड्यूस होता है, जब कहीं चार्ज हो। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? सर कोई मैग्नेट का इफेक्ट हो, या फिर कोई चार्ज हो, कोई करंट हो, है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट जब भी होता है वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। जब भी तुम चिपक जाते हैं ना करंट के, ऐसा झटका देता है, वो चिपका लेता है अपने, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो सर यहाँ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ चार्ज पार्टिकल होगा क्या? या सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? ऐसा होगा तो देखते हैं, है ना। बाकी तो आप डिटेल में, इसको मैं कह रहा हूँ ना, 12th में पूरी फिजिक्स का चैप्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। यहाँ तो बस टॉपिक है, फिजिक्स में पूरा चैप्टर है। एक्चुअल फील तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वहीं आता है, बहुत खूबसूरत वाला फील आता है उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो अभी तो
हम इन सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। जो जो मैंने आपको बताया वो आपको अपने दिमाग में रखना है अभी। तो लिखो, द रेडिएशन कंसिस्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave, and also perpendicular to the direction of propagation of wave are called electromagnetic waves. ऐसे लिखना था, radiations consist electrical and magnetic field perpendicular to each other and both also perpendicular to the direction of propagation of wave are called what? Electromagnetic waves. रेडिएशंस ही तो है। रेडिएशंस को समझते हो ना, एनर्जी के ट्रांसफर का तरीका। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जाती है? रेडिएशंस की फॉर्म में। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखा? इन वेव्स की एक खास बात है कि वैक्यूम में, मैंने कहा ना, अलग अलग तरह की हो सकती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, है ना, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव, बहुत सारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, किस बेसिस पर इनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है मैंने, इतने सारे नाम किस बेसिस पर बोले, ये भी देखेंगे हम लोग, पर बहुत तरह की हो सकती है। ये जितने भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, अगर ये वैक्यूम में है तो वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। लिख लेना है लाइन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। थोड़ा बहुत फील आ रहा है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे 10th में जब तुम लाइट पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा बहुत फिजिक्स में। पत्तले लगवाएंगे तुम लोगों के लिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जब 10th में तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेशन। उनका काम तो किसने कर दिया? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। अब इनके अकड़ है, लगी इनकी एटीट्यूड है, हमको नहीं चाहिए कोई मीडियम, हम तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस कर लेंगे, हम तो उसी में खुश हैं, हमको जरूरत नहीं। तो ये कुछ खास बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो आगे चले। चलो अब फर्दर हम बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। हेडिंग लगाएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। अब ये केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं है, ये हर तरह की वेव्स के लिए होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे मैकेनिकल हो, है ना। पढ़े हैं आपने वेव लेंथ, वेव है तो उसकी कुछ लेंथ होगी, वेव लेंथ कहते हैं उसको,
एक दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, तो कुछ टर्म्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। हेडिंग लगाएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। ये हर तरह की वेव्स के लिए है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो मैं चाहूंगा आप लोग मुझे बताओ तो वेवलेंथ क्या होती है? बोलो। आना तो चाहिए। अच्छा, किसी वेव को, वेरी गुड, जरा देखो, एक वेव को शो करने के लिए ऑसिलेशंस होते हैं उसमें, तो इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। सही है? ये एक वेव है, बढ़िया अपनी जिंदगी में बैक एंड थ्रो में मोशन करते हुए जा रही है। आपको पता है यहां पर जो इसका मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं ना। मीन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम किसका? वेव का, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। सिमिलरली मीन पॉइंट से जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। और इसको भी हम क्या कह देंगे? ट्रफ। क्या होता है वेवलेंथ? दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या फिर एक ट्रफ और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कह देंगे? वेवलेंथ। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। इससे लैम्डा से। तो लिखना डेफिनेशन इसकी। व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस between two consecutive crust. It is the distance, sorry, displacement is the better word, ठीक है? हाँ, वेक्टर होता है नहीं, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। वैसे डिस्टेंस में लिख सकते हो अपने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री में। हाँ, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अपन ज्यादा भेदभाव करते नहीं, अच्छे लोग हैं। इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। यूनिट बता दो तो क्या है? एक तरह से डिस्टेंस है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। लेकिन हम सब जानते हैं 1 मीटर लंबी वेव होगी क्या? हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो 1 लीटर लंबी वेव तो होगी नहीं, तो हम कुछ और यूनिट काम में लेते हैं। कौन कौन सी देखना जरा। जैसे नैनोमीटर, बहुत देखने को मिलेगी आपको ये चैप्टर में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻⁹ मीटर, है ना। नैनो एक नोटेशन है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? 10⁻⁹ के लिए, है ना। जहां पर तुम्हें नैनो दिख जाए मतलब किसकी बात कर रहे हैं? 10⁻⁹ की, है ना। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर है। जैसे पिकोमीटर किसके इक्वल होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर के। जहां आपको पिको दिख जाए मतलब समझ जाना कि वो कितने की बात कर रहे हैं? 10⁻12 की। समझ रहे हो ना? अरे जैसे 1 kg किसके इक्वल होते हैं? 10⁻³ ग्राम की। जैसे 1 किलोमीटर किसके इक्वल होते हैं? 10⁻³ मीटर के। मतलब इस किलो की जगह आपने क्या लगा दिया? 10⁻³। तो नोटेशन होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो नैनो अगर कहीं आ जाए तो 10⁻⁹। अब सिंस नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम कहीं आ जाए तो ये तो डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, उसके अलावा किसी की नहीं। एंगस्ट्रॉम कहीं आ जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर अगर कहीं आ जाए मतलब पिको कहीं आ जाए तो 10⁻12 और सिंस ये मीटर है तो मीटर। इसी तरह एक होता है फेम्टोमीटर, FM,
10⁻⁻15 मीटर, और एक कभी कभी आपको यूज कर लेना पड़ेगा माइक्रोमीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये यूनिट्स लिख लेना, इनमें ये हमारे काम आएगी, ये हमारे काम आएगी, और बस ये दो काम आएंगी मेनली। तो कभी कभी सेंटीमीटर भी काम आता है, 10⁻⁻2 मीटर। तो नोट करो इसको अपनी कॉपी में। ये तो था वेव लेंथ। किया नोट? चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी। बताओ तो जरा क्या होता है फ्रीक्वेंसी? सब पढ़े हुए हैं तुमने बचपन से, पहली बार नहीं पढ़ रहे। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं न्यू से, इस तरह का साइन होता है, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं अपन? न्यू, ठीक है। इस तरह का साइन हम न्यूज में लेते हैं इसके लिए। तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी? देखो, द नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second, या अभी जैसा बताया आपने द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे, उसको हम क्या करें? मान लो ये ऑसिलेट हो रहा है ना, ऑसिलेट हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसको टेक्निकली आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया पर्टिकुलर, तो एक सेकंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव गुजर रही। मान लो 4 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बीच में से 4 वेव्स गुजर रही है, एक पॉइंट पे से 4 वेव्स गुजर रही है, तो दोनों एक ही बात है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऑब्वियसली सेकेंड इनवर्स, हाँ, जिसको आप क्या बुलाते हो? हर्ट्ज और हर्ट्ज, ठीक है। यहां कुछ कन्वर्जन आपको बता रहा हूं मैं। 1 किलो हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं हर्ट्ज को अपन, दिस इज HZ है ना, H2 समझ जाओ कहीं से। तो ये किसके इक्वल होते हैं? 10⁻³ हर्ट्ज के। जैसे 1 मेगा हर्ट्ज, बताओ किसके इक्वल होता है? मेगा मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये कुछ कन्वर्जन है, लिख लो इनको। लिख लो। सेकंड बात की हमने अबाउट फ्रीक्वेंसी। थर्ड देखना, मिटाएं? चलिए थर्ड है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। तो देखो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको, लीनियर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है मुझे पता है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है लीनियर डिस्टेंस, कि इस तरह से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a wave in per unit time is called velocity, is called velocity।
एक सेकंड में कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की? किसने? वेव ने। उसको हम क्या कहेंगे? उसकी वेलोसिटी। क्या मैं वेलोसिटी को सी से लिखते हैं इसको, क्या मैं वेलोसिटी को लैम्डा इंटू वी लिख दूं? लैम्डा इंटू म्यू, सॉरी, पढ़ा है भाई? लैम्डा क्या है? फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी वेवलेंथ। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? वेलोसिटी। सबको पता है ना फॉर्मूला कैसे आता है? थोड़ा सा फील लो भाई। वेवलेंथ क्या होता है? किसी वेव का लेंथ। एक वेव का लेंथ, ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, ये वेवलेंथ है। अब बहुत सीधी सी बात है कि एक वेव, मैं इसको कहूंगा, ये पर यूनिट टाइम में जितना ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या कहेंगे? पर यूनिट टाइम में जितना ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अब हम कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है और ऐसी 50 वेव निकल रही है, 60 वेव निकल रही है एक सेकंड के अंदर। तो जितनी ज्यादा इस तरह की वेव निकलेंगी और जितनी ज्यादा उनकी वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट से 50 वेव निकल रही है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से 60 वेव निकल रही है एक सेकंड के अंदर। दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ से 60 वेव निकल गई, यहाँ से 50 वेव निकल गई, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये यूजुअल सी बात है, जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करेगा वो पर सेकंड। तो लैम्डा इंटू म्यू। तो लिखना वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। यूनिट बता दो मेरे को इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो लिख दो। चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव नंबर। किसको कहेंगे वेव नंबर? ये भी पढ़ा हुआ है तुम्हारा, बोलो। द नंबर ऑफ वेव, वेरी गुड, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, ऐसा लिखेंगे, इन यूनिट लेंथ। अब डिपेंड करता है लेंथ 1 सेंटीमीटर दी है, 1 मीटर दी है, 1 नैनोमीटर दी है। यूनिट लेंथ में जितनी वेव प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? वेव नंबर। अच्छा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी यूनिट लेंथ में, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी यूनिट लेंथ में उतनी ही कम वेव रह पाएंगी, है ना? जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ 10 टू द पावर -3 मीटर है, तो इसके 1 मीटर में कितनी वेव होंगी? तो बता सकते हो आराम से? मैंने कहा 10 टू द पावर -3 मीटर वेवलेंथ है, तो 1 मीटर में कितनी वेव होंगी? इसको हम कहेंगे वेव नंबर, न्यू बार से लिखते हैं इसको। तो बता सकते हो क्या ये 1/10 टू द पावर -3 हो जाएगा? यूजुअल सी बात है ना। आपको एक वेव का लेंथ दे रखा है, आपको 1 मीटर में कितनी है वो निकालना है, तो डिवाइड कर दोगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ? लिख सकते हैं, है ना, कि वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो ये कुछ चीजें हैं आपको वेव के बारे में ध्यान रखनी है, बस अपने काम का इतना ही हाल फिलहाल। 4 चीजें, 4 कैरेक्टरिस्टिक, क्या? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेलोसिटी। किसी भी वेव का वेव लेंथ डिसाइड करता है कि उस वेव का नेचर कैसा होगा। हाँ सही बोला मैंने आप लोगों को कहा था कि हम वेव्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। किस बेसिस पर करते हैं?
वेवलेंथ के बेसिस पर। किस बेसिस पर करते हैं? वेवलेंथ के बेसिस पर। पहले आप ये नोट करें। किया? नोट किया आप लोगों ने सबने? चलो हेडिंग लगाएं अपनी कॉपीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब काम की चीज आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा उन पे, या मैं करा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लिखिएगा इसमें पहले होता क्या है, इफ वी अरेंज the different electromagnetic waves in their increasing order of their wavelength, or increasing order of their frequency, increasing order of their frequency, then the spectrum obtained is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उठाया और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उठाकर हमने उन वेव्स को उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, या आप ऐसा कह सकते हो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। क्या आप जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं समझा देता हूँ, C = लैम्डा इंटू म्यू। तो यहाँ से म्यू = क्या हो जाएगा, C/λ। पढ़ा हुआ है ना? तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सही है? बोलो, सही है ना? हाँ। तो क्या कह रहा था मैं कि अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दें, यानी कि सबसे पहले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, फिर बढ़ाते जाएं, ठीक है, और फिर लास्ट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इस तरह से अगर हम अरेंज करें तो जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को मिलेगा वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलें फटाफट से, और एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में 4 या 5वें पेज पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। कलरफुल है वो, इसलिए थोड़ा सा मैं देखने का कह रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे अपने पास केवल व्हाइट चौक है अभी, तो अपन नहीं बना पाएंगे। तो आप जब खोल के देखेंगे उसको तो आप पाएंगे सबसे पहले आपको मिलेंगी कॉस्मिक रेज, सही है, जिनका वेवलेंथ 10⁻⁻16 मीटर के आसपास होता है, इस रेंज का होता है, 10⁻⁻16 मीटर का। मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की। अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाएंगी गामा रेज, ठीक है। इनका अगर आप वेवलेंथ देखोगे तो 10⁻⁻14 की रेंज का होता है, ठीक है। इसके बाद एक्स-रे खोलिए आपने एनसीईआरटी, फिर यूवी विजिबल रीजन की रेज आ जाएंगी, फिर IR माइक्रो, और फिर रेडियो। सही कह रहा हूं मैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, उसके बाद एक्स-रे, उसके बाद आ जाएंगे आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत रीजन आता है, विजिबल रीजन। ये लाइट रेज में होता है, विजिबल और यूवी दोनों।
लाइट वेव दो तरह की वेव्स कंसिस्ट करती है अपने अंदर, यूवी और विजिबल। हम किसकी वजह से देख पाते हैं, बताओगे? हम किसकी वजह से देख पाते हैं? विजिबल रीजन की वजह से। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगी IR, इंफ्रारेड, ये भी लाइट के अंदर होती है। और इसके बाद माइक्रोवेव, और फिर जिसकी वजह से आप रेडियो सुन पाते हैं, रेडियो वेव। और इसका वेवलेंथ कितना होता है? ऑलमोस्ट 10⁻² मीटर, मतलब 100 मीटर का वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंपटीशन की, तो ये जो विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। आपको पता है इसमें 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम आता है, किससे पढ़ते हो आप इसको? विबग्योर। ठीक है, किससे पढ़ते हो? विबग्योर से। इस विबग्योर का जो रेंज होता है, पहली बात विजिबल रीजन का जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होता है। ऊपर मैंने मीटर में लिखा है ना, यहाँ मैं नैनोमीटर में ले रहा हूँ इसको, आप कर सकते हैं इसको किस में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होता है, जिसमें से 400 नैनोमीटर के आसपास तो लाई करता है कौन? विबग्योर, वॉयलेट। और रेड कलर लाई करता है ऑलमोस्ट 800 नैनोमीटर के आसपास। तो आपसे अगर पूछे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, कौन से कलर की होगी, तो बताइए? विजिबल रीजन में रेड कलर की। सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस रे की, ये आपको पता होना चाहिए कि किस रे की वेवलेंथ किससे ज्यादा है, किससे कम है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको, कॉस्मिक रे, गामा, फिर एक्स, फिर क्या बेटा, वेव नंबर अभी समझाते हैं, यूवी, विजिबल, IR, फिर माइक्रो, और उसके बाद रेडियो। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? किस बेसिस पर बनाया है? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या यहां लिख देता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और ये क्या है? इस साइड जा रहे हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस साइड जाते हुए फ्रीक्वेंसी घट रही है, इस साइड जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है। एक चीज, दूसरी बात ये सुनना कि क्या मैंने एक ही लिख दिया क्या? इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस साइड जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उस साइड जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, एक चीज और बताता, पर अभी टाइम हो गया, तो इतना आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। इसके आगे थोड़ी बहुत बातें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में करनी है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, हमें बात करनी है लाइट के वेव नेचर के बारे में। किसके बारे में? लाइट के वेव नेचर के बारे में। ठीक है, तो बाकी की बातें करेंगे हम कल। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, और बेटा वेव नंबर समझ लेना, किसको समझना है।